हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम यहाँ पे क्रॉनिकल मैगजीन जो जून मंथ 2026 की है उसका जो पॉलिटी वाला पार्ट रह गया था उसको कवर करने वाले हैं। ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, बीपीएससी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। पीछे और भी मैंने करंट अफेयर्स करवाए हुए हैं तो प्लेलिस्ट में इस चैनल में लिविंग स्टोन क्लासेस चैनल में पड़ा होगा, आप वहाँ से जाके उसका रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। नहीं है टाइम तो आप उसको ईयरबड्स लगा के बार बार उसको सुनते रहिए, तब भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, बार बार रिवीजन करेंगे तभी चीज़ें याद रहेंगी। यहाँ पे आज हम इसका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसको कवर करने वाले हैं। पहले हमने राष्ट्रीय और विविध वाला पार्ट को कवर कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो भाग 1 है यहाँ पे दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स है। जैसे पहला है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के कुछ नए नियम आए हुए हैं, तो उसी की बात कर रहा है। तो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के नए नियम 2025 कब से प्रभावी ये हुए हैं, तो मई 2026 से प्रभावी हुए हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन गेमिंग क्या है, पहली बात तो यही जान लेते हैं, नियम क्या है, क्यों आया है। तो ये जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है, इसको कहते हैं मेती। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेती ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत नए नियमों को 22 अप्रैल 2026 को क्या कर दिया है, अधिसूचित कर दिया है। कब से प्रभावित हुए हैं, तो मई 2026 से। किसने किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो ये एक वन लाइनर के तौर पे, फैक्ट के तौर पे पूछ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यह पूरे देश में 1 मई 2026 से पूरी तरीके से क्या हो चुका है, लागू हो चुका है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेट को क्या करना है, सुरक्षित करना, उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाना, जवाबदेहिता को बढ़ाना, यह एक तरीके का इसका क्या है, उद्देश्य है। और हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी वो दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत इसका एक संशोधन किया गया है। ठीक है, अब बात आती कि लाया क्यों गया, इसका कारण मतलब ये जरूरत ऐसी क्या पड़ गई कि इसको लाया गया। पहली बात तो क्या थी, बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, उनकी सुरक्षा को देखते हुए लाया गया, क्योंकि बच्चे आजकल के क्या है कि मोबाइल में इतना ज़्यादा बिजी हो जा रहे हैं कि उनकी एक लत की तरह लग गई है। तो बच्चों की जो गेमिंग की जो लत है, मानसिक जो तनाव उनको हो रहा है, आत्महत्या की जो मामले बढ़ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए, धोखाधड़ी को देखते हुए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, गेमिंग के नाम पर जो घोटाले हो रहे हैं, उन सभी में लगाम लगाने की वजह से लाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी लाया गया है। कई बार क्या होता है, सर्वर जो गेमिंग ऐप्स के जो सर्वर होते हैं भारत के बाहर हैं, जिससे यूजर क्या करता है, डेटा को चोरी कर लेता है, और इससे हमारे देश की जो संप्रभुता है उसको भी एक खर्चा कह रहे हैं, खतरा है। इसलिए इसको लाना जरूरी हो गया, तो इसीलिए ये लाया गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रावधान और कुछ मुख्य बातें भी हैं, चलिए देख लेते हैं। इसकी मुख्य बातें क्या हैं, देख लेते हैं। नया केंद्रीय नियामक, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर की निगरानी के लिए एक नई संस्था ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGAI की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी, एक नया सेक्टर की ही स्थापना की जाएगी, एक नई संस्था बनाई जाएगी। ठीक है, कि जो इसकी देखभाल कर सके। अधिकारी का स्तर, इस अथॉरिटी का नेतृत्व भारत सरकार के कौन करेंगे, अपर सचिव करेंगे, अपर सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे, है ना। तो इसका नेतृत्व कौन करेगा और कौन सी संस्था स्थापित की जाएगी, तो याद रखिएगा। सुरक्षा के कड़े नियम क्या रहेंगे, सभी जो गेमिंग कंपनियों के उपभोक्ताओं को वित्तीय नुकसान, मानसिक, मनोवैज्ञानिक लत और अश्लील सामग्री जो है बचाने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय करने होंगे। मीन्स ये जो कंपनियां हैं ये क्या करेंगी, मैनेजमेंट को देखेंगे कि किसी को भी नुकसान ना हो, जो भी उपभोक्ता है वो उनके सामने सही चीज़ें परोसी जाए, अश्लील चीज़ें ना हो। तो जितना जो भी कंटेंट आए वो क्या हो, अश्लील टाइप का ना हो, मानसिक लोगों से किसी को परेशान ना करे, इस टाइप का कंटेंट होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन में छूट क्या रह गए, अब छोटे गेम्स हर बार पहले से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा, लेकिन बड़े वित्तीय लेन देन जैसे ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म को OGAI से रजिस्टर कराना होगा। तो महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये क्या है, ऑनलाइन गेमिंग ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGAI है क्या, यह ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र
को कंट्रोल करने वाला एक राष्ट्रीय स्तर पर वैधानिक बोर्ड है, मतलब रेगुलेटरी ये क्या है, बॉडी है। इसका मुख्य काम क्या होगा, सट्टेबाजी, वित्तीय धोखाधड़ी, गेमिंग की लत, इन सब पर रोक लगाकर बच्चों और युवाओं को क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। तो इसको याद रखिएगा, ये है क्या, OGAI। इसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। परिसीमन विधेयक की अब बात कर लेते हैं। तो परिसीमन विधेयक है क्या, विधेयक की अगर बात करें तो सरल शब्दों में अगर मैं बात कहूँ कि जो देश में जनसंख्या के हिसाब से जो लोकसभा और विधानसभा की सीटों को दोबारा तय करना ही क्या है, एक तरीके से परिसीमन है। ये विधेयक क्यों लाया गया, ये था कि महिला आरक्षण जो है उसको लागू करना था। 33% आरक्षण करने की 33% जो सीटें थी उसको आरक्षित करने की बात की गई थी महिलाओं के लिए। तो अब इसमें है कि जैसे सीटें बढ़ाने की भी बात थी कि जैसे आबादी जैसे बढ़ गई है, अब क्या है कि लोकसभा जो सीटों की संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था इसमें। परिसीमन है क्या, तो अगर आसान भाषा में इसकी बात करूँ तो जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उनको दोबारा तय करना ही क्या कहलाता है, परिसीमन कहलाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो देश के लगभग सभी हिस्सों में लगभग बराबर आबादी पर एक सांसद या एक विधेयक हो, ताकि उसका क्या कर सके, वो प्रतिनिधित्व निष्पक्ष तरीके से कर सके। ठीक है, तो अब इसकी मुख्य बातों पे आ जाते हैं। तो इसकी मुख्य बातें क्या है, विधेयक का नाम क्या है, संविधान विधेयक 2026। इसको 131वां संशोधन विधेयक भी कहते हैं। तो ठीक है, संविधान विधेयक 2026 था, जिसका उद्देश्य महिला आरक्षण को नए सिरे से सीटों के परिसीमन से जोड़ना था। यहाँ महिलाओं के लिए 33% सीटों की बात की गई थी। सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव, इस बिल में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की योजना थी। कितनी, 850 करने की योजना थी। मतलब 550 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, 850 कर दी जाए, क्योंकि अब आबादी भी बढ़ चुकी है, इसलिए लोकसभा जो सीटें हैं उनकी संख्या भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसलिए 550 से 850 करने के प्रस्ताव के बारे में बात की गई थी। इसमें वोटिंग के गणित देख लेते हैं। बिल के पक्ष में कितने वोट पड़े थे, तो 298 वोट पड़े, लेकिन संविधान संशोधन के लिए कम से कम 352 वोट चाहिए थे। मतलब मौजूद सदस्यों का 2/3 चाहिए थे, लेकिन उतने नहीं मिल पाए इनको। अब विवाद का कारण क्या है, दक्षिण भारत के जैसे राज्य हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, ये इनका विरोध है कि जिन राज्यों में जनसंख्या रोकी है, जिन राज्यों ने मतलब जनसंख्या को कंट्रोल किया है, परिसीमन होने पर उनकी जो लोकसभा सीटें उत्तर भारत के मुकाबले क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान होगा। ये इस वजह से ये विवाद का कारण रहा। इसमें कुछ मुख्य प्रावधान एक तरीके से ये थे कि जो नई जनगणना है उसका बिना इंतजार किए 2011 की जनगणना के ही आधार पर कुछ क्या कर देना चाहिए, कुछ तुरंत परिसीमन शुरू कर देना चाहिए। और जो इसके जरिए जो महिलाएं जो हैं, महिलाओं को आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में ही आरक्षण का एक तरीके से फायदा मिल सके, इसलिए ऐसा किया गया था। अब देख लेते परिसीमन के बारे में, यहाँ पे बात की गई है डिलिमिटेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, देश या राज्य में जनसंख्या के बदलाव के आधार पर चुनाव क्षेत्रों, लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को दोबारा तय करना क्या कहलाता है, परिसीमन कहलाता है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 82 के तहत एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये इसकी क्या थी, महत्वपूर्ण शब्दावली की, किसी देश या राज्य में जनसंख्या के बदलाव के आधार पर चुनाव क्षेत्र अर्थात लोकसभा और विधानसभा की सीमाओं को दोबारा तय करना ही क्या कहलाता है, परिसीमन कहलाता है। इसके लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 82 के तहत एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो ये आपके जीएस वाला जो पार्ट है वो भी यहाँ पे कवर हो गया कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जा रहा है। अब देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की भी बात कर लेते हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, तो यह भारत में महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% मतलब 1/3 आरक्षण देने वाला क्या था, एक ऐतिहासिक कानून था। यह क्या था, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को
परसेंट जो है आरक्षण देने की बात करता है, अर्थात 1/3 आरक्षण देने की बात करता है। इसके तहत संविधान में 2 नए महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से? 330A जो लोकसभा में महिला आरक्षण की बात करता है, और 332A जो राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण की बात करता है। यह आरक्षण परिसीमन के बाद ही लागू होगा। तो इसमें भी 2 आर्टिकल कौन कौन सा? 330A में लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण, और 332A में राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण की बात है। तो ये 3 आर्टिकल आपके महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो इनको आप अलग से नोट्स बना लीजिएगा या फिर वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, जिसकी वजह से आपका रिवीजन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण कानून लागू। तो अब देखिए जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। अब यहाँ पे है कि 17 अप्रैल 2026 को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का नियम लागू कर दिया है। किसने ऐसा किया है? तो मतलब क्या है कि 17 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी की जो विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% फिक्स आरक्षण कर दिया है। एक तरीके से यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, क्यों लाया गया है? तो ये इसलिए लाया गया क्योंकि जो मुख्य महिला आरक्षण कानून था वो राज्यों के लिए था। जम्मू कश्मीर पुडुचेरी जो है मतलब एक तरीके से क्या है, यूटी है, इसीलिए यहाँ इसे लागू करने के लिए सरकार को अलग अलग संशोधन या अधिनियमों का सहारा लेना पड़ता था। तो इसने क्या किया है कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन अधिनियम 2023 का इसने क्या लिया है, सहारा लिया है इसके लिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इसमें क्या होगा कि दोनों विधानसभाओं में जो महिलाओं की संख्या की क्या होगी, भागीदारी बढ़ेगी, और साथ ही क्या होगा, एससी और एसटी महिलाओं को भी इसमें क्या मिल जाएगा, कोटा मिलेगा। तो कानून तो लागू हो गया है, लेकिन असली फ़ायदा इसको चुनाव में तभी मिलेगा जब देश में जनगणना और सीटों का परिसीमन पूरा हो जाएगा, तभी इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं दहेज निषेध अधिनियम 1961। अब ये है क्या, दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम 1961 पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, और उन्होंने एक तरीके से ये भी जानिए कि देखिए दहेज क्या है, एक तरीके से क्या है, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है ना। तो इस पर क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर लड़की के माता पिता समाज में किसी डर से अपनी बेटी का घर बचाने के लिए मजबूरी में दहेज देते हैं तो उन्हें मुजरिम नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें माना जाएगा, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हुई है। अब ये फैसला क्यों आया ये भी बात कर लेते हैं। तो ये इसमें पहले क्या लिखा, इसमें मतलब इस कानून में ही पहले लिखा था कि दहेज लेना और देना क्या है, दोनों अपराध है। लेना भी अपराध है और देना भी अपराध है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा कि लड़की के माता पिता समाज के डर से अगर अपनी बेटी का घर बचाने के लिए मजबूरी में अगर दहेज दे भी रहे हैं तो उनको मुजरिम नहीं माना जाएगा, उनको क्या माना जाएगा, पीड़ित माना जाएगा, विक्टिम माना जाएगा, उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। यहाँ पे ये बात की गई है। ठीक है, और इसी डर को दूर करने के लिए कानून की जो धारा है धारा 7 का क्लॉज 3 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि शिकायत जो परिवार शिकायत करेगा, मतलब शिकायत करने वाले लड़की के जो परिवार को इस बात की क्या मिलेगी, एक तरीके से पूरी तरीके से छूट मिलेगी और उनको सज़ा नहीं दी जा सकती। उन्होंने ये बात की। अब समस्याएं इससे क्या आ रही ये भी जान लेते हैं कि अब इसके हर चीज़ के कोई ना कोई दुरुपयोग भी होते हैं। तो इसी तरीके इस मामले में भी क्या है कि जब शादी के बाद आपसी विवाद होता था तो इसका गलत इस्तेमाल भी देखा गया। इसलिए इस अधिनियम से क्या आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, क्या दिक्कतें आ रही थी इसमें। तो एक समस्या ये आ रही थी कि जब शादी के बाद आपसी जब कभी विवाद होता था उन दोनों के मध्य, तो ये होता था इसका गलत दुरुपयोग होता था। सबूत जैसे जुटाने में पुलिस को भी दिक्कत होती थी। जैसे पुलिस और कोर्ट के सामने यह तय करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था कि लड़की वाले ने सच में मजबूरी या दबाव में आकर के दहेज दिया है या फिर उन्होंने अपनी मर्जी या खुशी से इतना सारा दहेज और महंगे गिफ्ट दिए हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2026 को साफ कर दिया कि लड़की का परिवार सामाजिक दबाव में आकर मजबूरी में दहेज देता है तो वह पीड़ित माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? पीड़ित माने जाएंगे। धारा 7 क्लॉज 3 क्या कहता है, संरक्षण। दहेज निषेध कानून की धारा 7
क्लॉज 3 के तहत पीड़ित लड़की या उसके परिवार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता भले ही उन्होंने पुलिस शिकायत में खुद दहेज देने की बात स्वीकार की हो। तो यहाँ पे ये बात की गई है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रश्नोत्तरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने पढ़ा उसी के प्रश्नोत्तर भी हैं यहाँ पे। तो हाल ही में चर्चा में रहे 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको कहते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए और सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। भले ही ये वीडियो एंड हो जाए, उसके बाद जब भी आप इस वीडियो को देखें मुझे के जवाब चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे सभी प्रश्नों के। जो अगर ए का मान लीजिए फर्स्ट का ए सही है तो उसमें 1A लिख के भेजेंगे। इस तरीके से आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इसमें पहला है कि हाल ही में चर्चा में रहे 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत महिलाओं को कितने % आरक्षण का प्रावधान है इसमें? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 33% का। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा मजबूरी में दहेज देने वाले पीड़ित परिवार को कानूनी मुकदमे से सुरक्षित या सुरक्षा देती है? तो ये इसका आंसर क्या देंगे? आप देंगे। अब इसमें आंसर तो लिखा गया है लेकिन आप फिर भी इसका जवाब देंगे जिससे आपको याद रहे। देखिए 33% आरक्षण इसमें पहले वाले में था, तो ये आरक्षण लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में लागू होगा। और जो सेकंड वाला जो इसका जवाब था, ये धारा जो है धारा 7 क्लॉज 3, यह धारा पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देती है ताकि वे बिना डरे प्रताड़ना के खिलाफ क्या कर सके? शिकायतें कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये राज्य व्यवस्था वाला हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगला है यहाँ पे कला और संस्कृति वाला, चलिए देख लेते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का वैज्ञानिक संरक्षण कार्य शुरू। अब यहाँ पे कला और संस्कृति वाला जो पार्ट है उसमें बात हुई है कोणार्क मंदिर की बात हुई है। तो सबसे पहले मैं कोणार्क मंदिर की मैं बात कर लेती हूँ। ये ऐतिहासिक जो मंदिर है कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। इसका जो निर्माण 13वीं शताब्दी के पूर्वी गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम पीवाइकी में पूछा गया है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। कई बार प्रश्न आया हुआ है तो इसको याद रखिएगा। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के जो राजा थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। क्या नाम था उनका? नरसिंह देव प्रथम। इसका उपनाम क्या है इस मंदिर का? तो जो पुराने समय में जो यूरोपीय नाविक आते थे इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा किस नाम से? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते थे। इसी साल 1984 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। कब? 1984 में इसको यूनेस्को ने क्या किया है? इसको विश्व धरोहर स्थल भी शामिल किया है। और इस पूरे मंदिर को सूर्यदेव के एक विशाल पत्थर के रूप में क्या किया गया है? तराशा गया है। पहिए और घोड़े की अगर बात करूं तो इस रथ में 24 नक्काशीदार पहिए, 7 सुंदर घोड़े इसको खींचते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पे धूपगड़ी भी है जिसकी परछाई देखकर आज भी एकदम सटीक समय पता चलता है, ठीक है। और भारत सरकार ने इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण 10 रुपए का जो नोट होता है ना उसके पीछे कोणार्क जो है ये कोणार्क का जो पहिया है वो छपा हुआ है, तो वो भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे चर्चा में क्यों है देखते हैं। 23 अप्रैल 2026 को पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यूनेस्को की इस विश्व धरोहर को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक योजना शुरू की है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक जो भी स्थल होते हैं उनका संरक्षण करना, अनुसंधान करना, उनकी देखरेख करने के लिए ये क्या है? एक संस्था है जो इसके लिए जिम्मेदार है। और यही एक मुख्य सरकारी संस्था है जो ये विरासतों, प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व जो स्थल वगैरह है उनका संरक्षण करती है, उनका अनुसंधान करती है, उनकी देखभाल करती है, ठीक है। अब इसकी मुख्य बातें क्या है कि 120 साल पुरानी रेत को निकालना, इसका क्यों चर्चा में है? तो 120 साल पुरानी रेत को निकालना देख लेते हैं। 1901 से 1903 में अंग्रेजों ने मंदिर को गिराने से बचाने के लिए इसके जगमोहन कक्ष मतलब मुख्य हॉल में रेत भर दी थी। तो मंदिर को गिरने से बचाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि इसका जो मेन हॉल था वहाँ पर रेत भर दी थी। अब इस रेत को आधुनिक तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग देखिए कैसे किया जा रहा है। मंदिर को नुकसान पहुँचाए बिना जाँच के लिए
3D लेजर स्कैनिंग, ड्रोन सर्वे, एआई और कम कंपन वाले डायमंड ड्रिलिंग का इस्तेमाल हो रहा है। तो रेत को बाहर निकालने के लिए क्या किया जा रहा है, बिना मंदिर को क्या हो कि नुकसान भी ना पहुंचे और उसको सुरक्षित सही तरीके से बचाया जा सके। 3D लेजर स्कैनिंग, ड्रोन सर्वे, एआई को उसमें यूज किया जा रहा है और कम कंपन वाली जो डायमंड ड्रिलिंग है ना मशीन, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। तो कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में, यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से यूरोपियों ने इसका नाम दिया था, ब्लैक पैगोडा। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। यह अपनी कलिंग वास्तुकला, पत्थर, नक्काशीदार रथ के 24 पहियों के लिए प्रसिद्ध है। 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। अब आता है वीएम फ्रेम्स, राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता। तो देखिए चर्चा में क्यों है वंदे मातरम फ्रेम्स, क्या है इसका? वीएम फ्रेम्स का पूरा फ्रेम्स है, जिसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के रूप में इसको शुरू किया है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ है, 150 वर्ष पूरे हो गए। मतलब हमारे राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, इसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। और इसका मकसद क्या है? पहली बात, सरकार कोई काम कर रही थी, उसका कोई ना कोई मकसद है। तो मकसद क्या है कि देश के नागरिकों, फिल्म के निर्माताओं और युवाओं को वीडियो मेकिंग के जरिए वंदे मातरम की भावना और देशभक्ति के विचारों को नए तरीके से लोगों के सामने परोसना, नई तरीके से उनके विचारों को दिखाना, यही उसका क्या है, मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो किसने शुरू किया? तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2026 से इसको लॉन्च किया। क्यों शुरू किया? हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की खुशी में से शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है कि नए युवाओं को शॉर्ट फिल्म, इंस्टाग्राम रील्स, एआई फिल्मों के जरिए देशभक्ति की भावना जो है उसको दिखाने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। मतलब रील्स वगैरह के माध्यम से 1 मिनट तक का आप छोटी रील्स बना के भी उसको दिखा सकते हैं, फिल्में बना सकते हैं। मतलब उसमें एनिमेशन वगैरह का यूज करके उसको 3 से 5 मिनट तक की फिल्म बनाने की बात हुई थी। शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं 15 मिनट तक की, या कोई भी ऐसी मतलब स्टोरी के फॉर्म में उसको अच्छे से बना सकते हैं। तो इस तरीके से अब इसमें वंदे मातरम की बात कर लेते हैं। इसकी जो रचना है 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, जिसके बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 में शामिल किया गया। ठीक है, इसने पहली बार 1996 के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। तो देखिए हिस्ट्री वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर हो गया आपका कि ये इसकी रचना 1870 के दशक में किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने की थी। बाद में उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास कौन था? आनंद मठ। आनंद मठ से इसको लिया गया है, जो कि 1982 में आनंद मठ लिखा गया था। ठीक है, इसे पहली बार 1996 के कांग्रेस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। तो गाया किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत में स्मारकों को कानूनी संरक्षण ढांचा, भारत में जो भी स्मारक हैं उनको क्या है? कानूनी संरक्षण ढांचा। सबसे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि AMASR अधिनियम है क्या। यह इसका पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका देख लेते हैं। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। क्या नाम है? एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसका काम क्या है कि ये भारत का एक ऐसा कानून है जो देश के सभी जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं और पुरातात्विक जो स्थल हैं उनकी सुरक्षा और ये क्या करता है, उसकी देखरेख करता है। ठीक है, तो ये एक कानून है एक तरीके का जो क्या करता है, ऐतिहासिक जो स्मारक हैं, जो पुरातात्विक स्थल है उनकी सुरक्षा करता है और उनकी देखरेख करता है। लागू करने वाली संस्था कौन सी है? तो ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। मतलब इस कानून के तहत जो स्मारकों की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास है? तो ASI के पास है। अब इसमें क्या है कि इस कानून के तहत जो कोई भी राष्ट्रीय स्मारक है ना, उसके आसपास के जो इलाके उनको 3 हिस्से में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है प्रतिबंधित क्षेत्र, दूसरा है विनियमित क्षेत्र, तीसरा सजा का भी प्रावधान किया गया है। मीन्स इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में जो प्रोहिबिटेड जो एरिया है 100 मीटर तक का है, उसमें कहा गया है कि जो मुख्य जो ढांचा रहेगा उसके 100 मीटर तक के दायरे में किसी भी तरीके का निर्माण नहीं हो सकता। पूरी तरीके से उसको मना किया गया है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता।
विनियमित क्षेत्र में क्या है कि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे ही खत्म होता है, जैसे मान लीजिए मेन एरिया है, उसके बाद 100 मीटर तक का एरिया, अब 100 मीटर के एरिया के बाद 200 मीटर तक के दायरे में अगर किसी को कोई निर्माण या मरम्मत करनी है तो उसे सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी, परमिशन लेना होगा। अगर इस कानून का कोई भी किसी तरीके से उल्लंघन करता है तो क्या होगा, या ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान पहुंचाता है तो उसे 2 साल तक की जेल होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो ठीक है, ये था इसमें सारी चीज़ें। अब ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया, तो ये क्या था कि ऐतिहासिक जो विरासत है वो क्या रहे, सुरक्षित रह सके, इसके लिए ऐसा कानून बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें संविधान का अनुच्छेद 39 जो DPSP की बात करता है, और अनुच्छेद 51A का क्लॉज F मूल कर्तव्य भी हर नागरिक और सरकार को देश की अनमोल धरोहरों की रक्षा करने का आदेश देता है। तो देखिए, मूल कर्तव्य और DPSP दोनों में इसके एक तरीके से यहाँ पे आ चुके हैं, आर्टिकल 49 के माध्यम से और 51A क्लॉज F के माध्यम से। तो ये भी आपका ये अच्छा पॉइंट है जिसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 39 जो कि DPSP की बात करता है, और 51AF मूल कर्तव्य, वो वहाँ पे भी जो अनमोल धरोहरों की रक्षा करने की बात की गई है। तो ये आर्टिकल्स याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं प्रश्नोत्तर है, इसको कर लेते हैं। प्रसिद्ध ब्लैक पैगोडा यानी कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी के किस वंश के शासक ने करवाया था? तो चलिए, शताब्दी के किस वंश के शासक ने करवाया था? तो अभी मैंने बताया था कि 13वीं शताब्दी, लगभग 1250 ईस्वी के आसपास पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका क्या किया था, निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि राजा ने क्या किया था, मुस्लिम सैन्य उनकी जीत जो थी उसको जश्न मनाने के लिए जो मुस्लिम आक्रमणकारी जो आए थे उन पर उन्होंने क्या की थी, विजय प्राप्त कर ली थी। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने सूर्य देव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए क्या किया था, जश्न मनाया था। इसी उपलक्ष्य में इसको बनवाया था इन्होंने। और जो पुराने समय में जो यूरोपीय नाविकों ने इसे क्या क्या संबोधित किया, तो ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको संबोधित किया। और इसका जो गहरा, क्यों कहा ब्लैक पैगोडा, क्योंकि इसका जो डार्क कलर है ना, वो क्या करता था, जहाज़ों को रास्ता दिखाने में उनकी हेल्प करता था। तो इसी तरीके से, और हाँ, एक फैक्ट और है कि पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसको व्हाइट पैगोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। तो ये था आपका बी ऑप्शन, पूर्वी गंगवंश नरसिंहदेव प्रथम। अब दूसरा है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में गाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आंसर तो दिए गए हैं, आप आराम से देख ही लेंगे। तो 1896 का जो अधिवेशन था वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको पहली बार गाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। तो देखिए, अब आज आपका ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, लेकिन आपका काम क्या है, आप ये वीडियो जैसे ख़त्म होगी उसके बाद इसका पूरा रिवीजन करना है, और पीछे जो वीडियो और भी मैंने करवाई हुई हैं उन सभी का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। और देखिए, अभी BPSC का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके बाद आपका PCS का एग्ज़ाम आ जाएगा। तो एग्ज़ाम्स लगे ही रहने हैं, जितना करंट अफेयर्स अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो रिवीजन ज़्यादा करिए, आपको लाभ होगा। तो ठीक है, मिलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, थोड़ा लोगों में भी इसको शेयर कर दीजिए, थोड़ा तो सपोर्ट करिए मेरा भी। इतनी मेहनत से मैं भी इतनी गर्मी में वीडियो बना रही हूँ। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।